नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 7 लोगों की डूबने से हुई मौत, जबकि कई अन्य लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। न्यूजीलैंड दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट करेंगे जारी। डॉक्टर जयशंकर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी करेंगे विमोचन। उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्र की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्योंगयांग के मिसाइल प्रक्षेपणों पर की चर्चा। उत्तर कोरिया ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की निंदा। वहीं अमेरिका में कोरियाई प्रायद्वीप पर गंभीर खतरा पैदा करने का लगाया आरोप। ओपेक और सहयोगी देश तेल उत्पादन में भारी कटौती करने पर हुए सहमत। नवंबर से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की होगी कटौती। अमेरिका ने जताई नाराजगी, वहीं सऊदी अरब ने बढ़ती ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए कटौती को बताया जरूरी। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन टीम इंडिया की अगुवाई करने को तैयार। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बरकरार। तीरंदाजी, स्विमिंग, गोल्फ समेत कई स्पर्धाओं में पदक होंगे दांव पर। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विजयदशमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य लापता हैं। ये घटना बुधवार शाम के वक्त हुई, जब विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए। खबरों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जलपाईगुड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में आज न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। दोनों नेता न्यूजीलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया एट 75 डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्री मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस अवसर पर एक अन्य पुस्तक हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें सिख समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष संबंध को प्रदर्शित किया गया है।
और वहीं इससे पहले विदेश मंत्री ने कल न्यूजीलैंड की संसद सदस्य प्रियंका राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रमुख हस्तियों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री न्यूजीलैंड दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। तो विदेश मंत्री का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जो आपसी संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीतिगत फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाने हैं। तमाम रणनीतियां इस दौरे के दौरान देखने को मिलेंगी और जिससे आगे आने वाले समय के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता यहाँ पर नजर आएगा। तो साफ तौर पर ये अगर हम देखें तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें हम जैसा कि जानते हैं कि विदेश के जो मंत्रालय हैं वो लगातार अब एक दूसरे के जो संपर्क में और ज्यादा जो मजबूती के साथ हम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे किस तरह से पार पाना है, उसको लेकर अब ये दौरे काफी महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल। और खासकर अगर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोनों देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं और हाल के वर्षों में ये संबंध काफ़ी आगे बढ़े हैं। ऐसे में विदेश मंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा और न्यूजीलैंड की लीडरशिप से उनकी मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर जो डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको लेकर भी ये यात्रा काफ़ी अहम है, क्योंकि उनको सम्मानित करने का भी एक कार्यक्रम वहाँ पर है। और न्यूजीलैंड के बाद विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, और ये नजर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। आने वाले कल के लिए किस तरह से जो रणनीतियां बननी है वो यहाँ पर नजर आएंगी और जिस तरह से एक पैरामीटर सेट होता नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उनसे किस तरह से पार पाना है, जिस तरह से नीतियां बनाई जाएंगी और उन नीतिगत फैसलों से आने वाले समय के लिए किस तरह से एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है। आपसी जो संबंध है, जो आपसी रिश्ते हैं, वो और कैसे प्रगाढ़ यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जैसा हमने देखा है कि जैसा अभी चंद्रशेखर आप भी बता रहे थे और हमने बीते काफी समय से भी देखा है, न्यूजीलैंड के साथ की बात हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ की बात हो, तमाम हमने देखा है कि व्यावसायिक जो स्थितियां हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिला है, निवेश को लेकर इजाफा देखने को मिला है। क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो भारत में तमाम जो मार्केट की जो देखे हैं वहां पर तमाम हमने देखा है कि तमाम अवसर यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। तो विश्व की नजर इस वक्त भारतीय बाजार पर है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो और ज्यादा की जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो आपसी संबंध है वो तो गहरे होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो व्यवस्थित एक ढांचे को मजबूत करने के लिए जो कवायद है वो भी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वक्त मना रहा है और वहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान इंडिया एट 75 डाक टिकट भी वहाँ पर जारी किया जाना है। उसके अलावा मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस पुस्तक को लेकर भी वहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन होना है। तो इन मायनों में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो उस देश की जो लीडरशिप है, उस देश के जो लोग हैं और वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो भारत को समझें। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय है क्योंकि भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और भारत ने भविष्य के लिए अपने कई सारे टारगेट फिक्स किए हैं। तो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ऐसे में अगर हम दुनिया की बात करें तो भारत आज से अगर एक दशक पहले हम चले जाएं तो जो भारत की स्थिति दुनिया में थी आज वो पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत दुनिया के जो टॉप 5-6 देश हैं कई मायनों में, चाहे हम आर्थिक तौर पर बात करें या दूसरे मायनों में हम बात करें, तो भारत उन देशों में शामिल है। और सबसे बड़ी बात गौरव यहाँ पर ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर दुनिया की हम बात करें तो दुनिया में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जगह जगह, चाहे रूस और यूक्रेन की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करते रहते हैं। और जो भारत की आवाज है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के बदले अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको बातचीत से उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। ये जो भारत की आवाज़ है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, इस वक्त आप देखें तो दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए।
क्योंकि भारत ने हमेशा शांति का पक्ष ही वहां पर रखा है और भारत ने हमेशा से कहा है कि बातचीत से अगर हम देखें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह की बातें हुई हैं तो वहां पर रूस और यूक्रेन के इस मसले को लेकर यही कहा है कि बातचीत से इसका एक हल निकाला जाना चाहिए। युद्ध कहीं से भी एक नीतिगत फैसला नहीं हो सकता, तो ऐसे में साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है। और अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि बीते 2 सालों में कोविड से जो चुनौतियां पूरे विश्व में जो सामने आई थी, पूरी दुनिया के सामने आई थी, उसमें भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाकर। तमाम हमने देखा है फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी अगर हम स्वास्थ्य के हितों की बात करें तो सिर्फ अपने देश का ही उसने भला नहीं किया बल्कि और देशों तक भी ये चीजें पहुंचाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश नीतियों को लेकर एक बड़ा पैमाना यहां पर सेट किया गया है कि जिससे आने वाले समय के लिए और कितना इसमें बेहतरी देखी जा सकती है, कितना बेहतर भारत कर सकता है और लगातार भारत उसमें अग्रसर होकर अपनी भूमिका निभाता भी रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर जो बात करें, वैश्विक चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो तमाम चुनौतियां हमेशा से देखने को मिली हैं। रूस यूक्रेन का हमने जिक्र भी किया, इसके अलावा एक जलवायु परिवर्तन को लेकर जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पर जब भारत उतरता है तो एक मजबूत दावेदारी भारत की नजर आती है। और जब दौरे इस तरह से होते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड का इनका दौरा हो विदेश मंत्री का, या इससे पहले जो दौरे इन्होंने किए, हमने देखा है कि नीतिगत फैसले रणनीति के तहत कहीं ना कहीं भारत को और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आई है और जो आपस में जो आपसी तालमेल है वो और ज्यादा मजबूत होता गया है बाकी देशों के साथ भी। और जब न्यूजीलैंड की वो यात्रा पर हैं तो न्यूजीलैंड से रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और प्रगाढ़ होंगे। और साथ ही साथ जब ये आगे भी जाएंगे तो क्योंकि हमने देखा विदेश नीतियों को लेकर एक अलग पैमाना यहां पर सेट किया गया, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो वैश्विक स्तर की हम जब बात करते हैं, विदेश नीतियों की बात करते हैं, रणनीतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत बहुत ज्यादा मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करता नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र किया, तो आप इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें तो इसमें दुनिया कुछ देश एक तरफ हैं, कुछ देश दूसरे तरफ हैं और कुछ देश हथियार मुहैया करा रहे हैं, कुछ देश अलग बात कर रहे हैं। बहुत कम देश ऐसे हैं, बहुत कम, आपको बहुत कम, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो दोनों देशों को ये बोल रहे हो कि आप युद्ध बंद करो, आप बातचीत करो, आप डिप्लोमेसी और इसमें भारत ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। भारत ने सबसे पहले ही कह दिया था, जब ये युद्ध की शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तभी भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि हम शांति वार्ता से, आप इस बातचीत से भी इस पूरे मसले का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके स्थितियां जो थी वो सबके सामने नजर आई। और साथ ही साथ कोविड की भी आप बात कर रहे थे। कोविड से जिस तरह से भारत की जो लड़ाई चली और भारत ने उस पर जीत हासिल की, आज हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्क भारत में किस तरह से कोविड से जीत हासिल की गई और किस तरह का सेटअप और मैकेनिज्म अपनाया गया, उसको देख रहे हैं, आज उससे सीख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो भारत अब वो भारत नहीं है जो आज से 1 दशक 1.5 दशक पहले जो भारत की स्थिति दुनिया में हुआ करती थी। आज भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है, भारत की आवाज़ काफ़ी मजबूत हो चुकी है और मैं तो ये भी कहूँगा कि दुनिया को भारत की आवाज़ आज सुननी चाहिए। भारत की आवाज़ काफ़ी गंभीर है। दुनिया में जिस तरह के विवाद अभी हैं, उन विवादों का अगर हल करना है तो सिर्फ और सिर्फ भारत की आवाज़ है। प्रधानमंत्री यूक्रेन से भी, रूस से भी ये बात कह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में भी हमारे लोगों द्वारा ये बात कही गई है। तो भारत की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में हैं, अगर आप रूस और यूक्रेन को ही देखें तो वहाँ पे एक हेयर लाइन है, उसके बाद किसी भी दिन बहुत बड़ा युद्ध वहाँ पर शुरू हो सकता है जो पूरी दुनिया के लिए विनाश का कारण बन सकता है। इसी तरह आप चाइना ताइवान को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। तो अगर इन सब का हल निकालना है तो भारत की आवाज़ काफ़ी मजबूत हो जाती है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द लौटते हैं। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज से 11 अक्टूबर तक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी और ह्यूस्टन में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। हरदीप सिंह पुरी 7 अक्टूबर को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम भी मौजूद रहेंगी। हरदीप सिंह पुरी जलवायु अनुकूल शहरी अवसंरचना के बारे में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वो वॉशिंगटन डीसी में यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल और ह्यूस्टन में यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के साथ 2 कार्यकारी गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
केंद्रीय मंत्री अमेरिका स्थित ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपनी रजत जयंती मनाएगा। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत भी समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के लिए गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र पर पैनल चर्चा और 2047 के लिए भारत के विकास के विजन और भारत में हील भारत द्वारा हील पहल पर भी चर्चा होगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। इसरो ने कहा है कि वो इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में वनवेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भारी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये GSLV M3 का पहला कॉमर्शियल लॉन्च होगा। और केरल की बात करें तो केरल में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना पलक्कड़ जिले के वडकमशेरी में आधी रात को हुई। स्कूली बच्चों को ले जा रही पर्यटक बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से पीछे से टकरा गई। खबरों के अनुसार दुर्घटना में मारे गए लोगों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बस में 37 छात्र, 5 अध्यापक और बस के 2 कर्मचारी सवार थे। 38 घायलों को त्रिशूर चिकित्सा विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को अलातूर के अस्पताल में ले जाया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस में बच्चों को लेकर तमिलनाडु के पर्यटन स्थल ऊटी जा रही थी। और आइए अब मौसम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको दे दें। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और सिक्किम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट इस महीने की 26 तारीख को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 19 तारीख को सर्दियों के लिए बंद किए जाएंगे। और अब बात स्टार्टअप चैंपियंस की। सिंचाई को लेकर अक्सर छोटे और सीमांत किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनी रहती है। समय पर मानसून आए तो किसानों की पौबारा, और अगर ना आए तो दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में उन किसानों का सहारा बन रहा है एग्रीरेन एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया, जो एक सिंचाई कंपनी है और किसानों को एक सेवा के रूप में सिंचाई प्रदान करता है। यह आधुनिक, कुशल और समान सिंचाई समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बना रहा है। इसके लिए एग्रीरेन को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी मिल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। समय पर और पर्याप्त सिंचाई खेती के लिए काफी अहम होती है।
अभी भी कई छोटे किसान ऐसे हैं जिन्हें सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने की वजह से अपनी फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक स्टार्टअप ऐसा भी है जो छोटे किसानों को कुशल और समान सिंचाई की सुविधा मुहैया कराकर उन्हें सशक्त बना रहा है। एग्रीरेन एक मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है जो पेपर यूज मॉडल पे फंक्शन होता है। पानी को डिलीवर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। एग्रीरेन का मॉडल ये है कि फार्मर्स को ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी पैसों का, या ये किस तरह से यूज करना, किस तरह से मेंटेन करना, किस तरह से ऑपरेट करने की वो चिंता से दूर कर देती है ये। स्टार्टअप के प्रशिक्षित ऑपरेटर परेशानी मुक्त भुगतान प्रति सेवा और ऑन डिमांड सिंचाई प्रदान करने के लिए पूरी तरह से एकीकृत और मोबाइल हॉस्टल तकनीक का उपयोग करते हैं। ऐप के जरिए किसानों को भूस्थानिक फसल संबंधी आंकड़े, मौसम का पूर्वानुमान और पिछले सालों के मौसम की जानकारी मिलती है, जिससे कि हर किसान अपने सिंचाई के समय को निर्धारित करता है। हमारा मिशनरी है जो होज रील के नाम पे जाता है, वो मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है। वो ट्रैक्टर के पीछे पाइप से जब ट्रैक्टर आगे जाता है वो पाइप अनवाइंड होके पानी देता है। एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फार्मर के फील्ड जाके वहाँ पे कहाँ वो क्या क्रॉप उगा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका क्रिटिकल स्टेजेस क्या है, जहाँ पे वो इरिगेशन का नीड है, वो सब वो ऐप में फीड कर देते हैं। हम लोग एस्टिमेट करे हैं कि 1 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव करे हैं अभी तक, तो ये 2017 से। एग्रीग्रेन ग्रामीण युवाओं को जल उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो महत्वपूर्ण चरणों में सटीक सिंचाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टार्टअप का मुख्य फोकस 7 फसलों पर है, जिसमें कपास, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अनाज और बाजरा शामिल है। एग्रीग्रेन ने अपने लक्ष्य के मुताबिक किसानों के लिए बेहतर उपज हासिल करने, पानी बचाने और उनकी आय बढ़ाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एग्रीरेन एग्रो के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की खबरों की ओर। बात उत्तर कोरिया की करें तो उत्तर कोरिया ने आज एक बार फिर जापान की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त मिसाइल अभ्यास और उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों के जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहक पोत की वापसी के बाद उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया का ये ताजा मिसाइल प्रक्षेपण 12 दिनों में छठा है। गौरतलब है कि बीते 5 साल में उत्तर कोरिया ने मंगलवार को पहली जापान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और जापानी सरकार ने उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने की जानकारी दी है। और इस सब के बीच जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने की कड़े शब्दों में निंदा की है। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा ने उत्तर कोरिया के कदम को भड़काऊ करार दिया है और इसे बिल्कुल अस्वीकार्य बताया है। वहीं इससे पहले 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उत्तर कोरिया द्वारा मंगलवार को जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने को लेकर कल अहम बैठक की। अमेरिका ने चीन और रूस पर आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से प्योंगयांग की रक्षा और उसका बचाव कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को उत्तर कोरिया की मिसाइल दागने के बाद जापान में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए चेतावनी जारी की गई थी।
हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगियों की चेतावनियों के बावजूद परिषद के अगले कदम को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करने का फैसला किया है। ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कटौती का फैसला किया गया। ये 2020 में कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने बयान में कहा है कि ये फैसला वैश्विक आर्थिक और कच्चे तेल के बाजार परिदृश्य में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रेन डिज ने कहा है कि राष्ट्रपति ओपेक के इस निर्णय से निराश हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कटौती का असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले से निरंतर नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रही है। वहीं ओपेक प्लस के सदस्य देश सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत किया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की आवश्यकता थी। बता दें कि ओपेक प्लस के ये नियम नवंबर से लागू होंगे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बीते बुधवार को संसद के सामने कोसोत चौक पर छात्रों, शिक्षकों एवं उनके माता-पिता ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बर्खास्त किए गए शिक्षकों के समर्थन और उनके ज्यादा वेतन की मांग को लेकर किया गया था। कई किलोमीटर तक फैले इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बुडापेस्ट ब्रिज को बंद कर आवाजाही को रोक दिया। अप्रैल में प्रधानमंत्री के पुनः चुनाव के बाद ये सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन बन गया है। और हिजाब के खिलाफ ईरानी महिलाओं के समर्थन में अपने बाल काटने वाली यूरोपीय यूनियन की सांसद अबीर अल सहलानी ने कहा है कि वो ईरानी महिलाओं को दिखाना चाहती हैं कि उन्हें सुना जा रहा है और यूरोपीय संसद में भी उनकी आवाज गूंजी है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल पर नाराजगी जताई। यूरोपीय संसद में इराक में जन्मी स्वीडिश सदस्य सहलानी ने कहा है कि जोसेफ बोरेल ने ईरान में प्रदर्शनों को रोकने का प्रयास किया। तो ईरान में जिस तरह से महिलाओं की आवाज आगे आ रही है, उसके अलावा बाकी देशों में जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बात फिर वहीं आ जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके लिए बना था वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और फिर बात वहीं आ जाती है कि अधिकतर देश लड़ना चाहते हैं, हथियार मुहैया कराना चाहते हैं, शांति की बात कोई नहीं कर रहा है। और जो शांति की बात कर रहा है, जो सबसे कह रहा है कि भाई ऐसा मत करो, उसको शायद उतनी गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को अपनी बपौती समझने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। कारोबार की बात करते हैं। भारत दुनिया में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021 से 22 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा कि सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति से भारतीय चीनी उद्योग ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। देश में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार 25 कोयला खदानों में उत्पादन 100% से भी अधिक रहा है। इस वजह से सितंबर माह में 12% बढ़कर 57.93 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। इससे विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर बिजली आपूर्ति सेवा मिल सकेगी।
वहीं साल 2030 तक 25% कोयला बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से कोयला उत्पादन कंपनियों ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश का कुल कोयला उत्पादन सितंबर 2021 के 51.72% की तुलना में 12.01% बढ़कर सितंबर 2022 के दौरान 57.93 मिलियन टन हो गया है। सबसे ज्यादा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 45.67 मीट्रिक टन किया है। इसके बाद SCCL ने 4.93 मीट्रिक टन और अन्य खदानों ने 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन किया है। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक और छोटे से भारतीय क्रिकेट टीम को आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भारतीय टीम भिड़ेगी। इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और KL राहुल इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। टीम इंडिया के ज्यादातर अनुभवी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत की ओर से एक टीम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे T20 विश्व कप में भाग ले रही है। ऐसे में कुछ युवा खिलाड़ियों को इस एक दिवसीय सीरीज में मौका मिला है। आज होने वाला डे नाइट मैच लखनऊ में खेला जाएगा। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज तैराकी और तीरंदाजी में कई पदक दांव पर लगे होंगे। वहीं आज मुक्केबाजी के ग्रुप दौर के मुकाबले भी खेले जाएंगे। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ की स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। इन खेलों में अब तक सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। पदक तालिका में वो सबसे ज्यादा स्वर्ण लेकर शीर्ष पर बरकरार है। दूसरे स्थान पर हरियाणा मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और बेहद कम समय में लॉन्ग जंप में अपना अलग स्थान बनाने वाली उत्तर प्रदेश की एथलीट शैली सिंह ने राष्ट्रीय खेलों से अपनी वापसी को साकार किया और रजत पदक जीता। शैली ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर तहलका मचा दिया था और अब उनकी नजर एशियन गेम्स पर है। अपने जुनून के दम पर झांसी के पारीछा गांव से निकल विश्व पटल पर छाने वाली ये हैं लॉन्ग जंपर शैली सिंह, जिनके लिए संघर्ष ना पहले कम हुआ था ना आज कम हुआ है। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो बस इतना कि इनका चेहरा बदल गया है। पहले आर्थिक तौर पर चुनौती थी, अब चोट एक बड़ी समस्या बन गई है। शैली सिंह पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, लेकिन इसके बाद चोट ने उनके परफॉर्मेंस पर ब्रेक लगा दी। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में लॉन्ग जंप में शैली 6.28 मीटर की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर रही और सिल्वर मेडल अपने नाम कर दमदार वापसी की तस्वीर रखी। शैली गोल्ड मेडल मार्क से सिर्फ 0.05 मीटर पीछे रही। जी, मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि अपना हर जंप में अपना बेस्ट दूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% ट्राई कर रही थी। इस बार मैंने कम से कम अपने लास्ट जो जंप था मेरा 27, उससे मैंने 1 सेंटीमीटर इम्प्रूव किया है, बट ये थोड़ा कम था क्योंकि मैं अच्छा जंप करके आई थी ट्रेनिंग में और यहाँ पे बॉडी उस हिसाब से नहीं चल पाई। चल रही थी बट जंप नहीं जा रही थी, तो मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। और चोट के चलते करीब 9 महीने बाद वापसी करने वाली शैली सिंह का ये पहला राष्ट्रीय खेल रहा जिसमें उन्होंने अपनी चमक बिखेरी। हालांकि उनके कोच मानते हैं कि चोट ने शैली की तकनीक पर असर किया है। This is seasonal best. I'm happy about that. At least she improved from 627 to 628. But if you consider the capacity of Shailee Singh as an athlete, this is a far below performance. We'll not give up like easily. We'll sit back and we'll we work on that. So next year, this is almost the end of the season. So next year we have bigger championships. We'll be sitting on working on that, like Asian Games and World Championships seniors. She is next for Indian athletics for the next 10 years. I have to systematically I have to load her, and she has to come up out of fear of injury. Like she had first a back injury, then a minor toe injury. She missed a junior world championship also because of that. सफलता की लंबी छलांग लगाने वाली शैली सिंह ने अपने शुरुआती समय में गांव में खेल मैदान नहीं होने पर खेत पर ही प्रैक्टिस की।
वैसे अब इस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है और शैली का अगला लक्ष्य अगले साल होने वाले एशियन गेम्स के साथ साथ घरेलू टूर्नामेंट जैसे कि फेडरेशन कप और नेशनल ओपन एथलेटिक्स में अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर ले जाने पर है। शैली सिंह के पीछे संघर्ष की एक बड़ी कहानी है और उस संघर्ष के आगे उनका मौजूदा संघर्ष शायद बहुत छोटा है। शैली सिंह ने जब 14 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश को छोड़कर बेंगलुरु का रुख किया था तब उनके सामने स्थितियां काफी विपरीत थी, लेकिन फिलहाल शैली सिंह अच्छी स्थिति में है और उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी शानदार तरीके से चल रही है। यहाँ का सिल्वर मेडल उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए उनका मनोबल जो है वो बढ़ाएगा और उन्हें आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। फिल्म अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतकर अपने नाम की धूम मचाई थी। वेदांत लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में देश का परचम लहराते रहे हैं। इस सब के बीच देश का ये युवा तैराक गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में भी हिस्सा ले रहा है। वेदांत के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपने अगले लक्ष्य के बारे में भी बताया। वेदांत से खास बात की राजकोट में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। अक्सर देखा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो अक्सर इसी लाइन में जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो भारतीय तैराक हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम तैराकी में कई बार रोशन किया है। माधवन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं अपनी इस नेशनल गेम्स की तैयारी को? I'm at the 36th National Games and I'm very excited to be here. You know, this games has been talked for almost 7 years, so I'm finally here. I'm ready to race with the top contenders of India and I can't wait. कितना ज़्यादा चैलेंज जो है वो आप इस कंपटीशन में पा रहे हैं? चैलेंजेस अभी तो मतलब इतना नहीं है। मैं ये कंपटीशन के लिए इतना प्रिपेयर नहीं हूँ क्योंकि 5 महीने में 5 मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तकलीफ हो रहा है ये कंपटीशन में, पर यू नो आई एम स्ट्राइविंग थ्रू इट, आई एम डूइंग माय बेस्ट एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रेसेस टू गो, सो लेट्स सी हाउ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। डेनिश ओपन आपकी सबसे यादगार कहना चाहिए कि इवेंट रहा जिसमें आपने 800 मीटर में गोल्ड और 1500 में आपने सिल्वर जीता, तो उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था जाहिर तौर पर काफ़ी बूस्ट अप हुए होंगे, तो कितना ज़्यादा एक फ़ायदा मिलता है जब इस तरह के इवेंट्स में जीत हासिल होती है? जो दानिश में हुआ वो बहुत अच्छी बात थी। इट शो दैट आई एम अ कंपेटिंग competitor, so I'm really happy with my performance in Danish, and that's just a small milestone. You know, I have a lot more going for me and I can't wait to get to racing again. आपको ऐसा लगता है कि जब इस तरह के इवेंट्स लगातार एक्सपोजर मिलता है तो ये आपके परफॉर्मेंस को भी कहीं ना कहीं बेटर करते चलते हैं, और इस तरह के जो इंटरनेशनल खासतौर से जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं आजकल? So last month I went to the FINA World Juniors in August. You know, over there it's one of the biggest events for juniors. All the Olympians, all the fastest and the world champions are over there. So I got to meet one of the best in the world and I got to learn from them. So it's a really great experience to go into all of these international meets. Qualifying for the FINA World Juniors one itself is a really great achievement. So yeah, I'm really happy what I was able to learn from all the international athletes, and it's really an advantage. आपने स्विमिंग को चुना, आपके पास एक ऑप्शन था फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, लेकिन आपने स्विमिंग की तरफ रुख किया, क्या कहेंगे इस बारे में? I just did what I liked, you know. मुझे मैं स्विमिंग को चूज किया क्योंकि I really enjoyed doing it. You know, there's no point in doing something you don't enjoy. Yeah, so I'm here now because of the path I chose. फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस तरफ लाने में आपको? फैमिली का बहुत सपोर्ट हुआ, स्पेशली फ्रॉम माय मॉम. माय मॉम डज एवरीथिंग फॉर मी. शी इज बेसिकली द होल टीम बिहाइंड माय सक्सेस, सो आई रियली वांट टू थैंक हर, एज वेल एज माय डैड. यू नो, माय डैड हैज बीन माय नंबर 1 सपोर्टर एंड माय नंबर 1 मोटिवेटर. He's also been my idol. You know, every day I look at him. Even in his latest movie Rocketry, he's acted, produced and directed, so you know, it's really great how much hard work he puts in, and I think I get that from him. वेदांत का अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट अभी फरवरी में होगा. I know I need to put my head down, train. I still have a lot to learn, so in February I'm going to really go for it, and let's see how it goes.
तो ये हैं वेदांत माधवन, जिनका भरोसा है कि वो चाहते हैं कि आगे जो एशियन गेम्स है उसके लिए वो क्वालिफाई करें और इसके लिए फरवरी में होने वाली मिडिल ईस्ट ओपन में उनका टारगेट है कि वहाँ पर वो बेहतर टाइमिंग के साथ फिनिश करें। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, राजकोट। और आइए गौरव के पास चलते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जब ये राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी तब आपसे हमने बातचीत की थी और उस समय आपसे हमने पूछा था कि नया टैलेंट क्या कुछ निकला है वहाँ से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में पहले पूरे साल में एक कोई प्रतियोगिता होती थी राष्ट्रीय स्तर पर, अब कई सारी प्रतियोगिताएं हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हैं, दूसरे लेवल्स पे हैं, नए नए जो सितारे हैं वो निकल के आ रहे हैं जो दुनिया में भारत का परचम फहराते हैं। इस बार क्या कुछ नया टैलेंट वहाँ पर निकला है? बिल्कुल चंद्रशेखर, इस बार अगर नए टैलेंट्स की बात करें तो हर फील्ड से जो है वो नए टैलेंट्स जो है वो उभर करके सामने आए। मसलन अगर बात करें एथलेटिक्स की तो यहाँ अमलान बोरगोहेन और ज्योति यारा जी जो है उन्होंने नए अपने आप को नए रूप से सामने रखा और यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने अपने कहना चाहिए जो विजय का परचम है वो लहराया, जिसमें उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में दोनों ने अपने जो है वो गोल्ड मेडल्स जीते। तो यहाँ एथलेटिक्स में तो उनका रूप दिखता है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो सैम्बो लैपुंग है जिन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ अपनी जीत जो है वो दर्ज की। इसके अलावा अगर स्विमिंग में जाएं तो माना पटेल हैं जो कि गुजरात से ही आती है और जो कि एक ओलंपियन भी रह चुकी हैं, लेकिन नए रूप से उन्होंने अपनी यहाँ की जो तैयारी थी वो उसको अंजाम दिया और जहाँ पर उन्होंने कुछ इवेंट्स में ऐसे अपने आप को उतारा जहाँ पर उनके लिए पहले बहुत चैलेंजेस थे, जैसे कि 200 मीटर जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को उतारा और वहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की। तो ये सब चीज, ये जो नाम है ये लगातार जो है वो हर फील्ड से जो है वो कोई ना कोई नए नाम जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं, जो इस बात की कहीं ना कहीं एक तस्दीक करता है कि देश जो है, देश में प्रतिभा की जो है वो कोई कमी नहीं है और जो एक बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए हर खेल की, उसमें एक नई कड़ियां जो है वो लगातार जो है वो जुड़ती जा रही हैं। तो राष्ट्रीय खेलों का मकसद ही इसी बात का होता है कि जो विकसित खिलाड़ी हैं जैसे कि मीराबाई चानू हो गए या नीरज चोपड़ा हो गए या फिर लवलीना बोरगोहेन हो गई या फिर रवि दहिया हुए या बजरंग पूनिया हुए, जो ऑलरेडी एक फेम बन चुके हैं, जिनको ऑलरेडी एक नाम है, उनके अलावा उनके इस खेलों में और कौन से नए जो खिलाड़ी हैं वो निकल करके सामने उनको लाना होता है। तो उस मकसद में राष्ट्रीय खेल जो है वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अब देख रहे हैं कि रोज जो है वो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय खेलों की जो कराने का उद्देश्य होता है वो सिर्फ यही नहीं होता कि नई प्रतिभाओं को ही खोजा जाए, बल्कि इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान होता है कि जो मंझे हुए एथलीट हैं जब वो सामने होते हैं और उनके साथ जो प्रतियोगी होते हैं यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उनसे क्या कितना कुछ सीख पाते, तो इन सब चीजों का निचोड़ जो है वो राष्ट्रीय खेलों में बखूबी निकल करके सामने आया है। गौरव, बड़ी उम्मीदें हैं ये 36वें राष्ट्रीय खेलों से, ऐसे में साफ तौर पर नजर भी आया क्योंकि एक मैसिव लेवल पर इसका आयोजन किया गया और जैसे कि अब ये परवान भी चढ़ता जा रहा है। आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी तक अगर हम बात करें तो इसमें जो कैटेगरी जो बांटी गई है उसमें अभी तक जो जो खिलाड़ी इसमें नजर आए हैं, किस तरह से उनकी रैंकिंग डिसाइड की जा रही है, किस तरह से उनके पदक डिसाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि कई पदक यहां पर दांव पर हैं। तो ऐसे में एक सिलसिलेवार तरीके से आपसे बस जल्दी जल्दी आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह से ये जो पूरा कैटेगरी है वो अभी कौन रैंक 1 पे है, कौन रैंक 2 पे है, कौन रैंक 3 पे है, किस तरह से अभी जब यहां पर चल रहा है, तो क्योंकि तमाम जो पदक हैं वो दांव पर है। देखिए, अगर रैंकिंग की बात करें, अगर उसके साथ मेडल टैली की अगर बात करें तो सर्विसेज जो है वो अभी फिलहाल टॉप पे चल रही है, लेकिन इसके बाद अगर बाकी अगर गेम्स की अगर बात करें तो इसमें राउंड वाइज जो मुकाबले होते हैं उसमें जिस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और खिलाड़ी उस हिसाब से जो है वो रैंकिंग्स भी उनकी डिसाइड होती जाती है। मसलन आपको अगर बता दूं कि आज बैडमिंटन का जो है वो फाइनल मुकाबला होना है जहां पे मेंस सिंगल्स में बी साई प्रणीत जो है वो तेलंगाना का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके सामने जो है मिथुन मंजूनाथ है जो कि कर्नाटका से हैं। तो इनके बीच एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई अन्य मुकाबले हैं जहां पर एक अच्छी फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। बैडमिंटन की में ही अगर रहते हुए वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स का सिंगल का जो फाइनल मुकाबला है वो भी आज ही देखने को मिलेगा, जहां पर मालिका बंसोद जो होंगी
वो अपना मुकाबला खेलने, फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। बिल्कुल गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप नजर भी बनाकर रखिएगा क्योंकि आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा राष्ट्रीय खेलों का जो ये पूरा समारोह है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं क्योंकि तमाम जो पदक हैं वो यहाँ पर दांव पर हैं, तो आप नजर बनाकर रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की ओर। और हेरिटेज वॉक में आज हम आपको ले चलेंगे अमृतसर में स्थित खूबसूरत स्वर्ण मंदिर में, जो सभी धर्मों की आस्था और भक्ति का केंद्र माना जाता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं इस स्वर्ण मंदिर की आश्चर्यजनक वास्तुकला की, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। अमृतसर एक बेहद ही खूबसूरत शहर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, धर्म और व्यंजनों के लिए जाना जाता है। वहीं अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सभी धर्मों की आस्था, भक्ति का केंद्र माना जाता है। दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ण मंदिर एक अनोखा और भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। रात के समय में झील के बीच में स्थित खूबसूरत स्वर्ण मंदिर की आश्चर्यजनक वास्तुकला सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। स्वर्ण मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, जो आस्था की अनोखी कहानी बयां करता है। स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है और पंजाब के समृद्ध इतिहास में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। इस धार्मिक विरासत को न सिर्फ सिख बल्कि सभी धर्मों के लोग एक पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। स्वर्ण मंदिर का ऊपरी भाग 400 किलो सोने से निर्मित है। आंतरिक दीवारों में उत्तम मीनाकारी और कांच का काम किया गया है और इस मंदिर के चारों ओर बने दरवाजे सभी धर्म के लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही होता है। यहाँ हर रोज हजारों लोग लंगर खाते हैं। गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती न केवल देसी पर्यटकों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की। साइंस साहब के आज के अंक में हम बात करेंगे मॉस्किटो गार्ड सीरम के बारे में, जो थाईलैंड में काओ नामक प्रयोगशाला द्वारा बनाया गया है। ये मॉस्किटो गार्ड सीरम न सिर्फ मच्छरों से बचाएगा बल्कि उन्हें त्वचा की ऊपरी सतह पर भी पैर टिकाने नहीं देगा। एक मच्छर दिखने में कितना छोटा और आम सा होता है, पर साउथ ईस्ट एशियन देशों में डेंगू और मलेरिया के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच थाईलैंड में एक जापानी काओ नामक प्रयोगशाला ने बायोर मॉस्किटो गार्ड सीरम को बनाया है। ये सीरम न सिर्फ आपको मच्छरों से बचाएगा बल्कि उन्हें त्वचा की ऊपरी सतह पर भी पैर टिकाने नहीं देगा। ये एक्सपेरिमेंट काओ प्रयोगशाला के स्टाफ ने स्कूल के छात्रों के लिए किया है, जिसमें उन्होंने सीरम लगाने के बाद अपने हाथ को मच्छरदानी में डालकर दिखाया, जिसके बाद सीरम लगे हुए हाथ का क्षेत्र मच्छरों से अछूता रहा। हमने मच्छरों के व्यवहार और शरीर की संरचना को करीब से देखकर शोध शुरू किया। जब एक मच्छर अपने पैरों को सतह पर रखता है तो वो अपने शरीर को स्थिर कर लेता है और आराम करता है। इसलिए हमने सोचा कि अच्छा होगा अगर हम मच्छरों के लिए शरीर पर बैठना असंभव कर दें। इसलिए हमने ऐसी सतह की तलाश की जो मच्छरों को पसंद ना हो। मच्छरों से इंसानों को बचाने के लिए पहले भी कई सारे प्रयोग किए गए हैं, जिसमें से कुछ काफी हद तक कारगर रहे। अब देखना है कि ये नया प्रयोग थाईलैंड के लोगों को और बाकी देशों के लिए कितना मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब मच्छर लैंड ही नहीं कर पाएगा शरीर पर। बिल्कुल। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। सिनेमा इस हफ्ते के आज के अंक में हम बात करेंगे जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म नजरअंदाज की।
एक अंधे इंसान की कहानी पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, आप भी देखिए। क्रॉस करवा देंगे, अंधा हूं भाई साहब। बॉलीवुड में लीक से हटकर बहुत फिल्में नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म नजरअंदाज ऐसी ही एक फिल्म लग रही है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में मशहूर अभिनेता कुमुद मिश्रा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वो सुधीर नाम के एक अंधे व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके साथ कुछ समय पहले आई वेब सीरीज पाताल लोक से प्रसिद्ध हुए अभिषेक बनर्जी और मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। लाइसेंस के बगैर स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो कितने दिन की जेल लगेगी? ट्रेलर में कहानी कुमुद मिश्रा अभिनीत अंधे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। सुधीर अपने अंधेपन के साथ भी हंसी मजाक करते और जीवन को खुलकर जीते दिख रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आ रहे तीनों कलाकार का सहायक किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ वो एक अलग तरीके की कहानी में मुख्य भूमिका में है। मेरे को तो आगे मिलनी नहीं चाहिए, मैं अपने बचपन में लौटना चाहता हूँ। ट्रेलर के अंत में सुधीर अपने जीवन के कुछ खुशनुमा पलों को याद कर रहे हैं और कुछ भावनात्मक पहलुओं को भी छू रहे हैं। टी सीरीज और कठपुतली क्रिएशंस द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म नजरअंदाज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। विक्रांत देशमुख के निर्देशन में बनी ये फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नहीं जा सकता, मैं आराम से खुले में बैठ के दुनिया देखते जाना चाहता हूँ। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। लद्दाख की राजधानी लेह में एक गैर सरकारी संगठन वेस्ट से वेल्थ बनाने का अनूठा प्रयास कर रहा है। खास बात यह है कि वेस्ट से बने इस उत्पादों को बनाने वाले अधिकतर हुनरमंद दिव्यांग हैं। इस छोटी सी मुहिम से न सिर्फ शहर की गंदगी साफ हो रही है, बल्कि दिव्यांग जनों को प्रशिक्षण और रोजगार दोनों हासिल हो रहे हैं। देखिए। उंगलियों की फिरत और नजरों की जुगलबंदी से सिलाई मशीन पर एक उत्पाद तैयार हो रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ हर हुनरमंद अपने काम को अंजाम देने में जुटा है। ये समाज का वो तबका है जो रोजी रोटी की तलाश में अक्सर दोहरी मार झेलता है, लेकिन इस छत के नीचे इन्हें प्रशिक्षण भी मिला है और रोजगार भी। ये है गैर सरकारी संगठन पागीर की मुहिम, जिसका मकसद लद्दाख के दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। डिफरेंट लेवल सर्टिफिकेट बनाते हो, फिर उनको जो सर्टिफिकेट नहीं है वो देखते हो क्या क्या है सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आके हम देखते हो, असेसमेंट करते हो कि वो किस फील्ड में स्किल है। जैसे किसी बच्चे होते हैं टेलरिंग के, किसी पेपर वेस्ट के ऊपर अच्छा रहता है, फिर उसी के हिसाब से हम ट्रेनिंग देती हूँ सर। तो ट्रेनिंग दे के यहाँ पे सारा नहीं रखते हो, हम पीस रेट के ऊपर उनको पैसा देते हो। जैसे कि सारा मटेरियल हम खुद देते हो, फिर वो लोग फाइनल प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पैकेट में लाते हो, फिर हम इसी के हिसाब से पैसा देते हैं। इस सेंटर में प्रयोग होने वाला हर कच्चा माल एक तरह का वेस्ट है। फेंके गए कपड़े और गैर जरूरी कागज यहाँ एक सुघड़ आकार लेते हैं। ये दिव्यांग जन इस वेस्ट से पेपर ब्रिक, फाइल कवर और थैले बनाते हैं। इन सामानों की बिक्री के लिए लेह बाजार में एक डिस्प्ले सेंटर भी खोला गया है। स्थानीय प्रशासन, कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। प्रोडक्ट जो भी मतलब जितना भी ऑर्डर कोई ऑर्डर देते हैं तो वह यहाँ पे हमारे एनजीओज पे आते भी है, और हमारा शॉप भी वहाँ पे जंगस्ती में पब्लिक कन्वीनियंस कम कैफे, वहाँ पे हम डिस्प्ले करके रखते हैं। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार में जुटे कारीगर भी खुश हैं। उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हुनर मिला है और रोजगार भी। बोल बनाता है, टेबल बनाता है, करता है, पैसा मिलता है ना, कम करते हैं पैसा मिलता है ना बहुत। लद्दाख की राजधानी लेह से कुछ ही दूरी पर शुरू हुई ये मुहिम इन दिव्यांग जनों को एक मौका दे रही है। मौका आत्मनिर्भर भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाने का। ये एक नजीर है सामाजिक बदलाव की। इन चेहरों पर ये खुशी इनके आत्मविश्वास को जाहिर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले चंद्रशेखर। बिल्कुल, जाने से पहले आपको हम
छोड़ के जा रहे हैं मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के कुछ यादगार नगमों के साथ, जिनकी आज जयंती है। आप इन नगमों का आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कह लेते यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो है मौसम मगर रुत नहीं वो। नया सवेरा के प्रायोजक थे